आज 29 अगस्त 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लाई हूं, जो कि विद्यार्थियों के हित में होती हैं। जिसमें से पहली सूचना कुछ इस प्रकार से है। यूपी में पहले से तैयार हैं कोटे में कोटे का फार्मूला। कोटे में कोटे के सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद अब एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। दलित बुद्धिजीवियों व समाज सेवियों ने सर्वोच्च अदालत में इस रुख का स्वागत किया है। प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार तो काफ़ी समय पहले से ऐसा वर्गीकरण किए जाने की तैयारी किए बैठी है। राजनाथ सिंह ने वर्ष 2001 में बनाई थी सामाजिक न्याय समिति। राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में 2001 में तत्कालीन मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनी थी। इसने अपनी सिफारिशों में दलितों के आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांटकर नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करने की जरूरत जताई थी। इसके बाद योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को नए सिरे से तय कराने के लिए सामाजिक न्याय समिति गठित की थी। ये हुई थी सिफारिशें। जो फार्मूला तैयार हुआ था उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल 21% के आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। इसके तहत 10 और 11% आरक्षण तय करने की संस्तुति समिति ने की है। ओबीसी के 27% आरक्षण कोटे को 7, 11 और 9% के 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है। इसके बाद 02 हिस्से में एससी आरक्षण को बांटने की सिफारिश। ओबीसी का वर्गीकरण 79 जातियां। पहली श्रेणी कुर्मी, यादव, चौरसिया। दूसरी कुशवाहा, साक्य, लोध, साहू, तेली, गुज्जर, माली आदि। तीसरी राजभर, मल्लाह, बिंद, घोसी आदि। ये ओबीसी का वर्गीकरण है। इसमें 79 जातियां आती हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का वर्गीकरण 65 जातियां आती हैं। अनुसूचित आ चमार, धूसिया, जाटव। इसके बाद अनुसूची बा वाल्मीकि, धानुक, खटिक, धोबी सहित 65 जातियां आती हैं अनुसूचित जाति में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे अनिल राजभर। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आरक्षण के वर्गीकरण के बाबत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो आदेश दिया है उसकी कॉपी मंगवाकर अध्ययन करेंगे और फिर मुख्यमंत्री के साथ इस पर मंथन करेंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में राजभर ने कहा कि अब बरसों से जिस बात का इंतजार हम लोग कर रहे थे, अब सब चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। अब भाजपा का सामाजिक न्याय और गरीब, दलित, निचले पायदान पर रहने वाले पिछड़े लोगों को इंसाफ दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। अब समय आ गया है कि सबका साथ और सबका विकास हो, और यह तभी हो सकता है जब निचले पायदान तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। ये डॉक्टर लालजी निर्मल अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार अब जल्द से जल्द समिति की रिपोर्ट लागू करे। ओम प्रकाश राजभर, अध्यक्ष सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी। यूपी में कुछ इस प्रकार की नीति चलाई गई है कि ओबीसी जो आरक्षण है वो कई वर्गों में वर्गीकृत है। ओबीसी में 79 जातियां हैं, जिसे 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहली श्रेणी में कुर्मी, यादव, चौरसिया और दूसरी श्रेणी में कुशवाहा, साक्य, लोध, साहू, तेली, गुज्जर, माली आदि आते हैं। तीसरी श्रेणी में राजभर, मल्लाह, बिंद, घोसी आदि आते हैं। अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण में 65 जातियां हैं, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुसूची आ और अनुसूची बा। अनुसूची आ में चमार, धूसिया, जाटव और अनुसूची बा में वाल्मीकि, धानुक, धोबी, खटिक आदि 65 जातियां आती हैं। इसका आशय यह है जो जिस आरक्षण के लायक होगा उसको उस प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा। और अभी तक क्या होता था कि मतलब जो आरक्षण के लायक नहीं था वो आरक्षण पहले लेता था, और जिसे आरक्षण की सख्त ज़रूरत थी उस तक तो आरक्षण पहुंच ही नहीं पाता था। तो ये है कोटे में कोटे का फार्मूला। अगली न्यूज़ लगी है, बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी। पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय।
कोरोना काल में बीएड के प्रवेश से लेकर वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इसमें अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। 5 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग व कॉलेजों में प्रवेश देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के मद्देनजर एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन कॉलेज में काउंसलिंग के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी से के दूर दूर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष बीएड में प्रवेश लेने की ख्वाहिश रखने वाले 32,410 परीक्षार्थियों ने शहर में बनाए 68 केंद्रों पर परीक्षा दी है। इसके बाद कुछ इस प्रकार है गाइडलाइन। जो गाइडलाइन है वो सुनिए। एक कक्षा में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर सफ़ेद गोले बनाए जाएं। उन गोलों में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाए। ऐसे में मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है। टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो। शौचालय, पेयजल वाले स्थलों को सैनिटाइज कराया जाए। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन के साथ सैनिटाइज किया जाए। कॉलेजों में कर्मचारियों के रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए। इसके बाद छात्रों को वार्षिक परीक्षा का इंतजार। ये खबर सीएसजेएमयू की है। सीएसजेएमयू के विद्यार्थी बीएड की वार्षिक परीक्षा का इंतजार 5 महीनों से कर रहे हैं। नियमानुसार प्रवेश से 200 दिन पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वार्षिक परीक्षा हो जानी चाहिए। पढ़ाई प्रारंभ हुए 9 महीने बीत चुके हैं, जबकि जो परीक्षा कराने की जो गाइडलाइन एनसीटीई की है उसके अंतर्गत मानक के अनुसार कक्षाएं लगे 5 महीने से ऊपर बीत चुका। स्व-वित्त पोषी महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी का कहना है कि एनसीटीई से संपर्क किए जाने पर बताया गया कि परीक्षा कराना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। अगर कक्षाएं पूरी लग चुकी हैं तो परीक्षा आयोजित कराई जा सकती हैं। ये है हमारे बीएड की नई गाइडलाइन। और फिर इसमें लगा हुआ है सीएसजेएमयू के विद्यार्थियों की समस्याएं। 200 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी परीक्षाओं का अता पता नहीं है। ये सीएसजेएमयू की परीक्षाओं की समस्या नहीं है। अभी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां की परीक्षाओं का, कुछ बीएड के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का पता नहीं है, जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ की परीक्षाओं का पता नहीं है। सीएसजेएमयू के विश्वविद्यालय, यहाँ का नहीं पता है। फिर इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। नीट जेईई छात्रों की परीक्षा, नेताओं की सियासत। 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो 12 ने किया परीक्षा का समर्थन। दोस्तों 6 राज्यों के मंत्री जो है पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए। और इसमें फिर आया है 12 ने किया परीक्षा का समर्थन। जनबल बाहुबल वाला सिस्टम है। जहां 12 ने किया परीक्षा का समर्थन तो वहां 6 राज्यों की कहाँ मानता हो सकती है। इसके बाद नई दिल्ली जेईई नीट कराने के विरोध में गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में परीक्षा की मंजूरी देने के 17 अगस्त के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार समेत 12 भाजपा शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख ने परीक्षा का समर्थन किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना के 33 लाख से ज़्यादा मामले, 60,000 मौत के बावजूद परीक्षा की अनुमति देना सही नहीं है। सरकार छात्रों के हित की सुरक्षा व स्वास्थ्य की चिंताओं का समाधान करने में विफल रही है। परीक्षा के लिए लाखों छात्रों का पंजीकरण कराना इस बात का संकेत नहीं कि उन्होंने सहमति दी है या निजी रूप से इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। यह आदेश तर्कहीन है। विभिन्न पहलुओं व जटिलताओं पर चर्चा के बिना आदेश दिया गया है। अप्रैल से निष्क्रिय व सुस्त सरकार अचानक जागी और परीक्षा की तारीखें तय कर दी। कोरोना के दौरान यह घातक हो सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकील सुनील फर्नांडीस ने कहा, महामारी के अलावा भारी बारिश, बाढ़ ने भी परेशानी बढ़ा दी है। सोनिया बोली, इन छात्रों की बात सुने
इसके बाद फिर लगा हुआ है जेई के 88 व नीट के 72% छात्रों ने डाउनलोड किया प्रवेश पत्र। देश भर में विरोध के बीच शुक्रवार शाम 6 बजे तक नीट के 72% व जेई के 88% छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। इस तरह दोनों परीक्षाओं के करीब 19 लाख छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। उड़ीसा में मुफ्त यातायात ठहरने की सुविधा। उड़ीसा सरकार जेई में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त यातायात व ठहरने की सुविधा दी है। इसके बाद परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। राज्य सरकार परीक्षा के पक्ष में है। 9 अगस्त को बीएड परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तरह राज्य में और भी परीक्षाएं कराने में कोई समस्या नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जिस प्रकार बीएड की परीक्षाओं में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसी प्रकार हम और भी परीक्षाएं करा सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगली सूचना लगी, आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट। ये है मामला 69,000 का मामला आपको पहले ही पता है कि बहुत बढ़िया मामला है। इसकी जितनी भी तारीफें करो उतनी ही कम है। आगे हम चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 का छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर उसके बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने याचिका दाखिल की और याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना है। इसमें यह था, जब आवेदन लिए गए थे तब उस समय वह छात्र पास नहीं था और फेल था, और इसके बाद जब नियुक्ति का टाइम आया तो उसने बैक पेपर का एग्ज़ाम दे करके परीक्षा पास कर ली। तो उसने याचिका दायर की थी। तो इस पर सरकार ने कहा है, यदि आप आवेदन के समय योग्यता नहीं रखते हैं तो आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ये है। इसके बाद अगला मामला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित। कल आपको मैंने अपने YouTube में बताया था, चैनल में आप पिछले वीडियो में सुन सकते हैं कि उसमें लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का निर्णय लिया जाएगा, तभी उसका परीक्षा कार्यक्रम बताया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम के 15 दिन पहले हॉस्टल में बच्चों की प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, उसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। 1 सप्ताह में सेमेस्टर और 22 दिनों में पूरी होंगी वार्षिक परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं के आयोजन को हरी झंडी मिलने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराने की योजना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को परीक्षा तिथि जारी कर सकता है। हालांकि परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। इससे पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 16 अगस्त से अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब सितंबर में परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का जो प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है, उसके हिसाब से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 22 दिन में पूरी करा ली जाएंगी, वहीं अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 सप्ताह में पूरी हो जाएंगी। पेपर के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अवधि 2 घंटे ही होगी। छात्रों को किन्हीं 4 सवालों के जवाब देने होंगे। साथ ही असाइनमेंट और वाइवा के आधार पर प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक निर्धारित होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी है कि कम से कम 10 से 12 दिन पहले छात्रों को परीक्षा तिथि के बारे में सूचित किया जाए, ताकि छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए समय से प्रयागराज पहुंच सकें। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अगर 31 अगस्त को परीक्षा तिथि घोषित कर देता है तो परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू करा दी जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह का कहना है,
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद 31 अगस्त को परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराई जा सकती हैं। ये लिखा है, परीक्षाएं दूसरे सप्ताह में कराई जा सकती हैं। 31 अगस्त को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा जाएगा वैसे ही आपके एग्जाम की तिथि घोषित कर दी जाएगी, परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। हॉस्टल के लिए छात्रों ने शुरू किया आमरण अनशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कई दिनों से DSW कार्यालय के सामने धरने पर बैठे छात्रों ने शुक्रवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है, एक तरफ विश्वविद्यालय परीक्षा अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रही है और छात्र जो परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपने घर से लौट रहे हैं तो उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हॉस्टल में प्रवेश की अनुमति मिलने तक वे आमरण अनशन करते रहेंगे। इस मौके पर छात्र नेता अखिलेश यादव, सत्यम कुशवाहा, शरद शंकर आदि मौजूद रहे। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैंने बताया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 31 अगस्त को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा वैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना परीक्षा कार्यक्रम को घोषित कर देगा। उनका परीक्षा कार्यक्रम एकदम तैयार रखा हुआ है। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान के नहीं मिलेगी डिग्री। सुप्रीम कोर्ट की UGC के फैसले पर मोहर, 30 सितंबर तक करानी होगी परीक्षा। देखिए, ये तो पहले से ही लगभग पता चल रहा था। UGC कई बार कह चुका था कि बिना इम्तिहान कराए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो डिग्री इम्तिहान तो होगा ही। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को पास नहीं कर सकते। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा पास किए डिग्री नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों पर भी मोहर लगा दी है। कई छात्रों व संगठनों ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। उन्होंने महामारी का हवाला देते हुए निर्देश रद्द करने की मांग की थी। खैर कोई नहीं, ये इसमें ये है कि 30 सितंबर तक आप हर विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर, वो चाहे ग्रेजुएशन हो वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसको 30 सितंबर तक अपनी समस्त परीक्षाएं करा लेनी है। इसके बाद उसको जैसे भी कराना है तो वो अपने UGC से सलाह ले सकता है। राज्य परीक्षा टाल भी सकते हैं पर UGC से सलाह लेकर। पूरा करें भारतीय सेना का अपना सपना, 600 से ज़्यादा भारतीयों की अधिसूचना जारी। नवंबर व दिसंबर में होगी CDS CAPF की लिखित परीक्षा। CDS व CAPF की परीक्षा होगी और इसमें आप देखिए, भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। इससे जुड़ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। भारतीय सेना में नौकरी से समाज में मान सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही अच्छा वेतन, ढेरों अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। आज हम बात करेंगे CDS CAPF की भर्ती में। CDS 2 व CAPF की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अंतिम तिथि 7 सितंबर 2020 है। इसकी परीक्षा दिसंबर 2020 को होना तय हुआ है। इस वर्ष CAPF की 209 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत BSF के 78 पद, CRPF के 13 पद और CISF के 69 पद, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के 27 पद और SSB के 22 पदों पर भर्ती की जाएगी। CDS परीक्षा में की आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त थी, जिसको लिखित परीक्षा नवंबर 2020 में होना तय था। CDS के कुल 424 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इन दोनों परीक्षाओं को की तैयारी के लिए आप ये सफलता.com लेकर आए एक खास कोर्स, जिसके द्वारा आप घर पर बैठे हुए CDS व CAF की तैयारी कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, ये CDS व CAPF की आप अपना फॉर्म भर करके ये परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन में त्रुटि करने वालों को प्रत्यावेदन पर विचार का निर्देश।
देखिए 69,000 भर्ती मामला है। 69,000 सहायक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिगढ़ का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है, याचिगढ़ ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के समय पहले कॉलम में उन्होंने अपने प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना है कि इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन है। आवेदन फॉर्म भरते समय की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसका आशय यह है, जिनके फॉर्म में त्रुटि हुई है उन्हें सुधारने का अवसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली खबर लगी है, भारत में 2021 की शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन संभव। देखिए कोरोना वैक्सीन तो बहुत दिन से आ रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में कोविड 2019 की वैक्सीन साल 2021 के पहले तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में वैक्सीन के ट्रायल के आगे बढ़ने की गति के आधार पर यह संभावना जाहिर की। रिपोर्ट में कहा गया है, वैश्विक स्तर पर सभी 4 वैक्सीन मंजूरी पाने के करीब हैं। 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत पर इनकी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं। साझेदारी के जरिए भारत इनमें से एजेंट ऑक्सफोर्ड के वायरल वेक्टर वैक्सीन व नोवावैक्स के प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन तक अपनी पहुंच बना चुका है। वैक्सीन की एक खुराक के लिए भारतीय मरीजों को 225 से 550 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। टीकाकरण में लग जाएंगे 18 से 20 महीने। रिपोर्ट में टीकाकरण कार्यक्रम में भारत के कम अनुभव को देखते हुए देश के हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में 2 साल लग जाएंगे। पोलियो उन्मूलन अभियान 2011 में चालू किया गया था। हालिया तीव्र गति का मिशन इंद्रधनुष बड़े पैमाने पर अभियानों का उदाहरण है, लेकिन यह उस स्तर का महज 1/3 है जिसके कोरोना वैक्सीन हर एक को उपलब्ध कराने के जरूरी कार्यक्रम के तहत जरूरत होगी। यदि सरकारी कार्यक्रमों के वर्तमान आउटपुट को दोगुना कर दिया जाए तो भी टीकाकरण में 18 से 20 महीने लग जाएंगे। 2021 के स्टार्टिंग में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन, तो फिर कुछ भारत को कुछ राहत होगी और इसको करते करते 18 से 20 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि संख्या तो इतनी कम नहीं है तो कि जल्दी ही हो जाए, 1-2 महीने में भी हो जाए। तो इसको करते करते 18 से 20 महीने लग जाएंगे। 18 से 20 महीने तो लगना ठीक है, पहले वैक्सीन सक्सेसफुल तो हो जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी वैसे ही टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक थॉट दिया हुआ है, आप थॉट के सुनिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। अपने आप में विश्वास रखो तो दुनिया आपके कदमों पर होगी। अपने आप में विश्वास रखो तो दुनिया आपके कदमों में होगी। यदि आपको अपने आप में विश्वास ही नहीं होगा तो दुनिया कदमों में कैसे ही हो। आप बोलेंगे ज़्यादा करेंगे कम, तो ऐसे थोड़े होगा। तो आपको ऐसा काम करना है जिस पर आपको विश्वास हो और उस काम पर आप कामयाब हो सकें, तो दुनिया आपके कदमों पर होगी। दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।